हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है? तो ये आया है आपका 1972 में। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पेपर में अगर बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी ये फर्स्ट स्लाइड जो दिखाई दे रही है यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि हम लोग इस भरोसे नहीं बैठ पाएंगे कि केवल यही क्वेश्चन आ जाए और हमारा पेपर में आसानी से बन जाए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया भी तो ये सभी का बन जाएगा। ये भी एक अगला पॉइंट आता है, राइट? तो हम लोग जो है यहाँ पर इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं, इसके सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है, कैसे इसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या अभी तक के अपडेशन हुए हैं, क्या आजादी के पहले भी ऐसी कोई चीज थी या जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद ये सारी चीजें बनाई हैं, और इसके क्या क्या प्रोविजन होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस एक्ट में देखेंगे। एक्ट स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको सारी बेसिक बातें पहले बताऊंगा, और उसमें पहली बेसिक बात जो यहाँ पर आती है वो है इस एक्ट का क्रमांक, यानी कि नंबर या सीरीज या नंबर। आप नंबर ही बोलिए, डायरेक्ट क्रमांक बोलते हैं इसको। 1972 का ये एक्ट नंबर 53 है। 1972 का एक्ट नंबर 53 है। इस एक्ट को आप किस नाम से जानते हैं? तो आप इसको जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA 1972। 1972, ओके। चलिएगा, तो अब WPA बोलेंगे आप समझ जाएंगे यहां से, है ना। नेक्स्ट आइएगा, देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसमें करते हैं क्या है, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना ये, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट, मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट्स, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन द वाइल्ड एनिमल, प्लांट्स एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम देम। अब सुनना, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर हमारे पास आता है तो क्या इसमें केवल और केवल एनिमल्स की बात होगी? क्या इसमें केवल और केवल एनिमल्स की बात है? तो आंसर है नो। इसमें जो बात होगी वो वाइल्ड एनिमल के साथ साथ प्लांट्स की भी होगी, वाइल्ड एनिमल के साथ प्लांट्स की भी होगी, मैनेजमेंट भी होगा इनका सबका, इनके सबके हैबिटेट यानी कि इनका जो रहने का स्थान है, जहां पर इनका निवास है, जहां पर ये लोग रहते हैं, उनके आवास की भी यहाँ पर मैनेजमेंट, उनका रेगुलेशन नियमन करना उसका, और कंट्रोल करना वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को, यानी कि जंगली जानवर, पौधे जो भी होते हैं उनके बने हुए उत्पाद और उनके आपसी ट्रेड को कंट्रोल करने का काम भी इस एक्ट के अंतर्गत ही किया जाता है। ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। समझे आप बात? ये छोटा मोटा एक्ट नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस एक्ट के अंदर आपको टोटल 7 चैप्टर्स, कितने? 7 चैप्टर्स, यानी कि अध्याय के नाम पर आपको यहाँ पर 7 अध्याय मिलेंगे एंड 66 सेक्शंस मिलने वाले हैं। अब आप इमेजिन करिए, क्या ये छोटा एक्ट लग रहा है आपको? तो इस पर आप लोगों के लिए ओवरऑल 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ईयर ऑफ द एक्ट 1972। सेकंड वन जो आपका यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, क्रमांक लिखा हुआ है। थर्ड जो आपका चैप्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 चैप्टर्स होंगे टोटल, और टोटल आपके सेक्शंस कितने होंगे? तो 66 सेक्शंस होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये बातें याद रखेंगे सभी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं इस एक्ट के द्वारा और क्या होगा। तो दिस द एक्ट आल्सो लिस्ट schedules of the plant and animal that are afforded varying degrees of protection and monitoring by the government। यहाँ पर आप सभी पौधे और जो जितने भी आपके एनिमल्स हैं उन सब को आप लोगों ने लिस्टेड किया हुआ है, ताकि आप उनकी कंडीशन, उनके ऊपर डेंजर, उनके रहने के हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका प्रोटेक्शन कर सकें, ताकि गवर्नमेंट को ये समझ पड़ेगी कौन सी स्पीशीज जो है किस कैटेगरी की है और उसको कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में सेब के ट्री लगवा दिए हैं या बादाम के ट्री लग गए हैं, और एक तरफ आप पूरे दूसरे सिनेरियो में पूरे इंडिया में नीम के ट्री लगा दीजिए। अब आप मुझे बताइए, दोनों को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा या नहीं करना होगा? तो जब हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल एंड द प्लांट्स, हम यहाँ पर लिस्टिंग इस तरीके से करते हैं कि किनको कितना प्रोटेक्शन देना होगा, और ये काम गवर्नमेंट फिर करती है। ठीक है, चलिए, इसके लिए इंडिया के अंदर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसको आप साइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइट्स के नाम से। इसका फुल फॉर्म पेपर में कई बार पूछा हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो लिखा है इंडियाज एंट्री टू दी साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, यानी फोना एंड फ्लोरो लिखा है, फ्लोरा लिखा है, इस तरीके से याद रखें।
तो ये जो साइट्स है ना, इसके फुल फॉर्म को पूछा गया है, ये क्या है? कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये बनाया गया था, और ये जब साइट्स का जब हिस्सा बना, भारत जब इस कन्वेंशन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, सिग्नेचर कर देता है, तो हमारे लिए एक्ट बनाना बड़ा आसान हो गया। क्योंकि अब आप देखो, जैसे कि आपको कहा जाता है ईपीए के बारे में, ईपीए जो होता है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको स्टॉकहोम से माना जाता है कि इसकी जो है अपने यहाँ इंडिया में एंट्री किससे होती है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में जो हमने गए थे उससे हुई। फिर उसके बाद मैंने आपको अलग अलग एक्ट के साथ में भी, वाटर एक्ट में बताया, एयर एक्ट में बताया, फॉरेस्ट एक्ट में बताया, सब जगह बताया। नाउ आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका डब्ल्यूपीए है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आने के पीछे जो एक बेस बनाया गया था या बेस माना जाता है वो क्या है, तो साइट्स है। इसका फुल फॉर्म आप पूरी तरीके से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। ओके, चलिएगा। तो ये आपके पास हुआ जो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया। हमने कहा कि इससे पहले अगर हम बात करें भारत में जो ये एक्ट आता है, तो जम्मू कश्मीर जो है वो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने इसका जब एक्सपांशन बताया तो जम्मू कश्मीर को एक्सेप्ट लिखा था, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जम्मू कश्मीर जब से हमारा यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक है, हमने जम्मू कश्मीर को जब से डिसइंटीग्रेट किया है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब जो है वो पूरा अप्लाई होने लगा है। क्लियर है ये बात? आई या नहीं समझ में? ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब मैंने कहा यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, यानी कि वन्य जीव अधिनियम के क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, कि संविधान में भी वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, संविधान में भी कहीं इनके प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बात की हुई है क्या? तो यस, सबसे पहले 1976 का एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट भारत का, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, और ये जो एक्ट आता है ये क्या बात करता है, कहता है फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि इनिशियली जब हमारा संविधान बनाया जाता है तब हमारे पास 3 लिस्ट होती है। एक हमारे पास स्टेट लिस्ट होती थी, एक हमारे पास जो है वो कौन सी लिस्ट होती है, एक हमारे पास सेंट्रल लिस्ट होती है, और एक हमारी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इन 3 लिस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर किस में आता है, सबसे पहले ये जो आता था वो स्टेट लिस्ट में आता था इनिशियली। लेकिन फिर अब लगा कि इसमें जो है सेंटर का भी थोड़ा हस्तक्षेप होना चाहिए, सेंटर भी इसमें इनिशिएटिव ले सके, लॉ बना सके, रूल्स बना सके। 1976 के अमेंडमेंट में इस सब्जेक्ट को सब स्टेट लिस्ट से निकालकर किसमें डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी कि पावर जो है इसके ऊपर, पावर या रूल बनाने की जो पावर है, इसके ऊपर लॉ मेकिंग की जो पावर है, अब स्टेट के साथ में सेंटर की भी हो जाएगी। कॉन्करेंट का मीनिंग यही होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंटर और स्टेट दोनों की हो। क्लियर है ये बात? चलिएगा, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये 1976 में 42nd में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो आर्टिकल 51 AG आपसे बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 AG कहता है दैट इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचर एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, भारत में 1975 में इमरजेंसी लगती है। 1975 की इमरजेंसी में एक चीज होती है कि भारत के ही नागरिक भारत की ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी किसी को पसंद नहीं आई, और जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो 1975 में भारत में हुए जो भी तोड़फोड़ हंगामे हुए, भारतीय नागरिक, भारतीय जनता ही ये काम कर रही थी, तो सरकार को मजबूरन हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी लाना पड़ी। क्या लाना पड़ी? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि आपके मौलिक अधिकार हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आप भारत की कुछ चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, राइट्स हैं आपके पास, तो साथ में आपके पास आपके कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बड़े होते हुए 20-25 साल तक अपने पेरेंट्स से मनी लेते हैं, अपने पेरेंट्स के संरक्षण में बड़े होते हैं, तो इट इज योर ड्यूटी आफ्टर द एज ऑफ 50 अराउंड योर पेरेंट्स कि आप उनको जो है वो क्या करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उन्हें मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करें, उन्हें जो है जिस प्रकार की हेल्प लगती है वो आप करें। तो ये चीज होती है। अब आप समझ पाए कि 1975 में क्यों जरूरत पड़ी, 1975 के हंगामे के बाद हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत पड़ी थी। और जो फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी तो इनिशियली वो फंडामेंटल ड्यूटी 10 आई थी, 10 बनी थी, और उसमें से आपका ये जो G7 नंबर की जो ड्यूटी है यहाँ पर, इसमें लिख दिया गया था कि वाइल्ड लाइफ
और साथ में फॉरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना ही करना है, आपको अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी गई थी। ओके, चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 48A। अब 48A जो आता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी क्या बात करता है, इट मैंडेट्स दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आप समझ पाए इस बात को कि 48A में क्या लिखा हुआ है कि भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और इन सब की सेफगार्डिंग, इनका सबको प्रोटेक्ट करने का काम अब स्टेट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आपके पास तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने आपको यहाँ पर बताया। एक आपको मैंने बताया कौन सा, 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल आता है जो कि आपका 51 आर्टिकल ए, 51A लिखते से ही ये फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है और उसके अंतर्गत भी आपका कौन सा, जी वाला। तो ये हो गया। और थर्ड आपके पास यहाँ पर आ रहा है जो आपका है वो है 48A जो कि आपका डीपीएसपी है। समझ गए होंगे आप पूरी बात की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे इसके पीछे। नाउ अब जब कोई एक्ट या लॉ बनाया जाता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट्स आ जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स आने के साथ साथ क्या क्या आ जाता है, तो पार्ट्स आने के साथ साथ अपना यहाँ पर जो है वो आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल आने के साथ साथ क्या हो जाता है, तो आर्टिकल आने के साथ साथ हमारे पास शेड्यूल्स आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से इस एक्ट की, इस अधिनियम की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ अनुसूचियां दी गई हैं। अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं शेड्यूल्ड अंडर द एक्ट, शेड्यूल्ड अंडर द एक्ट। सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 की बात करें। किसकी बात करें, शेड्यूल नंबर 1 की। शेड्यूल नंबर 1 कहता है इट कवर्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज दैट नीड रिगरस प्रोटेक्शन। रिगरस प्रोटेक्शन मतलब आपको बहुत ज्यादा कठोर संरक्षण प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसके लिए, तो वो आपकी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि जो लुप्त प्राय प्रजाति है। लुप्त प्राय प्रजाति का क्या मतलब होता है कि जो खत्म हो रही है या जो खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। ठीक है, फिर उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल नंबर 1 में ही, अ पर्सन इज लायबल टू हार्शेस्ट पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ अंडर दिस शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी यहाँ पर क्या किया है, किसी भी प्रकार का उसने अगर वायलेशन किया है किसी चीज का, या लॉ ऑफ, इस लॉ के अंदर अगर वायलेशन होता है तो ही इज लायबल। हार्शेस्ट मतलब क्या होगा, बहुत कठोर उसको उल्लंघन के लिए दंड दिया जाएगा। क्लियर है ना, ये सिंपल सी बात। इसी शेड्यूल के अंदर उल्लंघन हुआ है, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर इंडेंजर्ड स्पीशीज को अगर हानि पहुंचाई है तो उसके खिलाफ कठोर केस बनेगा और उसको कठोर सजा भी होगी। और आप लोगों ने देखा होगा इंडेंजर्ड स्पीशीज की तो ठीक है, लेकिन एक केस इंडिया में बहुत पॉपुलर है विच इज चिंकारा वर्सेस सलमान खान। ऐसा चिंकारा वर्सेस सलमान खान हमारे जैसे लोकल लोगों ने इसका नाम दिया है, लेकिन अगर बात करें टेक्निकल टर्म में तो ये सलमान खान वर्सेस वाइल्ड लाइफ एक्ट या वाइल्ड लाइफ केस बना हुआ है, जिसमें चिंकारा या काला हिरण, आई थिंक जो है, चिंकारा नहीं है, काला हिरण का जो उनने वो किया था, है ना, शिकार कर लिया था। और इसके कुछ एविडेंस भी है, कुछ बातें हैं या जो भी है, तो केसेस चल रहे हैं। केस इतना लंबा चलाने की क्या जरूरत है, एक पशु ही तो है, ये मान सकते थे आप, है ना। मान लीजिए कि वही सलमान खान के गाड़ी से है, अगर एक बकरी की डेथ हो जाती तब क्या होता, और एक उन्होंने शिकार करके काले हिरण को मारा। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, आपको मैंने इनिशियली बता दिया था कि एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, उस लिस्ट में हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा एनिमल किस कैटेगरी का और उसको कितना प्रोटेक्शन देना होगा। तो हमने कहा कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको रिगरस प्रोटेक्शन है, और अगर रिगरस प्रोटेक्शन होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति ने इस लॉ का वायलेशन किया है, जानबूझ के अगर ऐसा कार्य किया है, तो ही इज द भागीदार ऑफ पनिशमेंट। समझ गए ना, उसको उसका पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ये यहां पर पॉइंट आता है। चलिए, स्पीशीज अंडर दिस शेड्यूल आर प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ और इन केस ऑफ अ डिसीज दैट इज बियॉन्ड रिकवरी। अब देखो, इसमें तीन बातें एक साथ लिखी हुई है। पहली बात, आप इस शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई इंडेंजर्ड के जो आपकी स्पीशीज है उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यू कैन नॉट हंट देम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ या अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा काम किया है, देन वो आपको उस लेवल या उस एक्सटेंट तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, कि अगर मान लीजिए
ह्यूमन लाइफ को थ्रेट डायरेक्टली ना होकर, जैसे मान लो कि एक टाइगर है, ठीक है, टाइगर छोड़ो, लायन ले लेते हैं अपन, ज्यादा बेटर ले लेते हैं, या फिर आप चीता ले लो, ठीक है। चीता जो है हम एक तो बाहर से लेकर आए, बड़े पैसे खर्च किए इसको लाने में, और ये चीता किसी शहर में घुस गया या किसी गांव में चले गया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, घबरा भी रहा है, इसके सामने जो आता है यहाँ पर शिकार कर लेता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति होगा, उसने देखा कि आ रहा है, वो अपनी बंदूक तैयार रखेगा, जैसे ही मेरी फैमिली के ऊपर बात आएगी मैं शूट कर दूंगा इसको, हाँ या ना, या वो तलवार तैयार रखेगा कि इसको मैं मार दूंगा अगर ये घर में आया। और उसने ऐसा एक्चुअल किया, चीता आया, चीता को उसने खत्म कर दिया। और इसकी अब देखो, ये तो क्या हुआ, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी भी थी, स्पीशीज थी, और इसको मार देना तो फिर आपके अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपके अगेंस्ट केस लग जाएगा। तो क्या उस व्यक्ति को वो केस में उतनी ही सजा मिलेगी जितने इसमें लिखा है? तो उसमें हमारे इस एक्ट में ही ये प्रोविजन कर दिया गया है कि आपको थोड़ी सी छूट है। किस बात की छूट है भाई? इस बात की कि अगर आपने ह्यूमन लाइफ को थ्रेट होते हुए कोई चीज को खत्म कर दिया है, यानी कि ह्यूमन लाइफ को थ्रेट था, आपको लगा कि ये नुकसान करेगा तो आपने उसको खत्म कर दिया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो जानवर जो है वो किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जैसे डॉग होता है ना, फॉर एग्जाम्पल डॉग की बात करें, मान लो डॉग पागल हो गया, अब उसके जो वायरस है ना, वो जो उसका आपका कैनाइन टेथ वाला मामला जो भी है ना, रेबीज वाला, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है। कुत्ते के काटने से किसी की डेथ नहीं होना, लेकिन अगर एक बार किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो गया, देन इट इज नॉट ट्रीटेड, इट विल बी नॉट ट्रीटेड, इट विल नॉट बी ट्रीटेड कभी भी, ये बियॉन्ड रिकवरी वाली बात हो जाएगी। और इस केस में उस डॉग को, भले ही वो डॉग इंडेंजर कैटेगरी में जाता, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बोलता है कि इस समय आप उसको खत्म कर सकते हैं, आपको उतना वैसा केस नहीं चलाया जाएगा जैसा जानबूझ के किया जाता है। अब देखो, इससे ज्यादा इस पे बात करने का मतलब नहीं है, मैंने आपको सारे एग्जांपल देकर, चीता का, लायन का, कुत्ते का, सबका एग्जांपल देकर समझा दिया है, ठीक है। अब इससे ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए, सम ऑफ द एनिमल लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 इंक्लूड्स दी, कौन? ब्लैक बक, देखो ब्लैक बक है ना, फिर स्नो लेपर्ड, आपके जो हिम तेंदुए होते हैं, हिमालयन बियर जो हिमालय के अंदर पाए जाने वाले आपके भालू हैं, एशियाटिक चीता, जितने एग्जांपल दिए थे ना वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। क्या ये बात ठीक है? तो अब आपको यहां पर अगला एक पॉइंट बढ़ जाता है कि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गलती से आया तो आपको यहां पर एक टेबल बनाकर भी दे सकता है, जैसे कि वो बोल देगा यहां पर शेड्यूल, क्या बोल देगा? शेड्यूल 1, यहां पर शेड्यूल दे देगा, और यहां पर देगा इसके अंदर जो भी आपका क्या है, आपके डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर के डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो मैं बनाते जाता हूं, जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, शेड्यूल नंबर 1 पढ़ा, शेड्यूल नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें यहां पर आपको ए बी सी और डी इस तरीके से कुछ दे देगा। यहां पर लिख देगा ये इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज। आई बात समझ में आपको? तो आपको शेड्यूल 1 को मैच कराना पड़ेगा सी के साथ में। आगे आइए, अब हम आते हैं शेड्यूल नंबर 2 पर। किस पर? शेड्यूल नंबर 2 विच इज अनुसूची 2। अनुसूची 2 किसके बारे में बात करती है? तो यहां पर देखिए, एनिमल्स अंडर दिस लिस्ट आर ऑल्सो अकॉर्डेड हाई प्रोटेक्शन विद द प्रोहिबिशन ऑफ देयर ट्रेड। यानी कि आप लोग इस सूची के अंदर आने वाले जीव जो होते हैं उनको आप बहुत हाई प्रोटेक्शन तो देंगे ही देंगे, साथ में उनके व्यापार पर भी प्रतिबंध होगा, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं कि हाथी दांत होते हैं, है ना, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या उन पर प्रतिबंध होता है? बिल्कुल होता है। हमने कहा कि इसके अंतर्गत आने वाले जो कुछ, आपको मैं बता देता हूं कौन से एनिमल्स आते हैं। शेड्यूल 2 के अंदर जो एनिमल आते हैं उसमें आपको यहाँ पर हिमालयन ब्लैक बियर मिल जाएगा, इंडियन कोबरा मिल जाएगा, आसामीज मैकेको मिल जाएगा आपको, ये सारे जो होते हैं, मकैक होता है, मकैक बोलते हैं इसको, असम में पाया जाता है, वो मिल जाएगा। तो ये आपके इंडेंजर्ड तो नहीं है, लेकिन इनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इनको भी ट्रीटमेंट कुछ ऐसा ही दिया जाएगा, हाई प्रोटेक्शन दिया जाएगा इनको। तो अब जरा ध्यान से देखना, इसमें जो है ना, यहां पर आपको बोल दिया जाएगा, आपने कौन सा शेड्यूल पढ़ा? आपने शेड्यूल नंबर 2 पढ़ा। अब आपको हो सकता है जैसे यहां पर इंडेंजर्ड स्पीशीज लिख दी है और यहां पर लिख दिया गया है हाई प्रोटेक्शन। क्या लिख दिया है? हाई प्रोटेक्शन। उसके अंदर आने वाली चीजों को यहां पर मैच करवाया जा रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका यहां से सीधा मामला बैठेगा कि 1 को किससे मिला दिया? सी से मिला दिया आपने, फिर उसके बाद 2 को किससे मिला दिया? तो ए से मिला दिया। नेक्स्ट आइएगा, हमारे पास आता है शेड्यूल नंबर 3 एंड शेड्यूल नंबर
4। शेड्यूल 3 एंड 4 जो है अनुसूची 3 और 4 ये किसके बारे में बात करती है? तो ये कहती है स्पीशीज दैट आर नॉट इंडेंजर्ड आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल नंबर 3 एंड शेड्यूल नंबर 4। अब यहां से देखो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो हमने कहा दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीशीज विथ हंटिंग प्रोहिबिशन बट द पेनल्टी फॉर एनी वायलेशन इज लेस कंपेयर टू द फर्स्ट 2 शेड्यूल्स। यानी कि इस समय आप लोगों को जो है आपके एनिमल्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे शेड्यूल नंबर 3 एंड 4 में। शेड्यूल नंबर 3 एंड 4 की बात करें हम यहाँ पर, तो शेड्यूल नंबर 3 जो है हमारा एंड 4 आपका जो है, ठीक, शेड्यूल नंबर 3 एंड 4 अगर है तो इसमें आपको कैसे मिलेंगे? नॉट इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो अब आप समझ जाइए यहां से कि आपका इस शेड्यूल के अंतर्गत आपको किसको लगाना पड़ेगा? नॉट इंडेंजर्ड को लगाना पड़ेगा। दूसरी बात कि यहां पर जो आपको अगर मान लीजिए वायलेशन अगर हो गया तब भी इस अधिनियम के अंतर्गत ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है, जैसा कि पहले 2 केस में हुआ था, इसमें इतनी सजा का प्रावधान नहीं है। चलिए, एनिमल्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल नंबर 3 इंक्लूड्स चीतल। ये चीतल जो होता है ये स्पॉटेड डियर होता है, ठीक है। स्पॉटेड डियर मतलब जिसके ऊपर धब्बे या चित्ती होती है, स्पॉटेड मतलब चित्तीदार हिरण जो होता है। फिर आता है आपके पास यहाँ पर कौन, तो आपके पास आता है भरल जो है ना, ये नीली भेड़ होती है, नीली भेड़ को भरल बोला जाता है। हायना लकड़बग्गा जो होता है आपका, और सांबर एक तरीके का हिरण है, हिरण की स्पीशीज है सांबर आपकी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये कैटेगरी जो है इसमें कोई आपको ऐसा इंडेंजर्ड नहीं दिखाई दे रहा। दे आर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द इंडिया, बात करें तो ह्यूज नंबर है इनके, इसलिए इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम 4th नंबर के शेड्यूल देखें तो शेड्यूल नंबर 4 में फ्लेमिंगो हो जाएगा, हेर्स हो जाएगा, फाल्कन हो जाएगा आपके पास, किंगफिशर हो जाएगा, है ना, मैकपी हो जाएगा आपका, मैकपाई बोलते हैं इसको, हॉर्स शू केकड़े जो होते हैं ना, क्रैब्स होते हैं, हॉर्स शू क्रैब होते हैं, वो हो जाएंगे। ये आपके एनिमल है। पेपर इजी आया तो जो क्वेश्चन मैंने बना दिया है वैसा बन जाएगा, हालांकि ये भी अपने लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर यूपीएससी लेवल तक देखते हैं ना तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि इसमें कौन शामिल होता है, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 में कौन शामिल है, वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट शेड्यूल विच इज शेड्यूल नंबर 5। अब एनिमल की बात नहीं करके हम कुछ और बात करेंगे। शेड्यूल नंबर 5 अनुसूची नंबर 5 क्या बात करती है? ये कहती है इट कंटेन्स एनिमल्स, लेकिन वो एनिमल नहीं जो बिल्कुल डेंजर है, इंडेंजर है, वो सब कुछ भी नहीं, दैट आर कंसीडर्ड एज वर्मिन, यानी कि स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, है ना, वर्मिन्स, दैट कैरी डिजीज एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट, दैट कैरीज डिजीज एंड डिस्ट्रॉय द प्लांट। ये देखिए, समझ पाए? ये शेड्यूल के अंदर वर्मिन यानी कि छोटे, जो वर्मिन मतलब छोटे जो आपके जंगली जीव होते हैं, हानिकारक जीव, वर्मिन यानी थोड़ा सा आप इसको याद रख लेना, ये हानिकारक होते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये डिसीज ले जा सकते हैं, डिसीज कैरी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्लांट को, फूड को खराब कर सकते हैं। तो इन जानवरों को यानी कि ऐसे एनिमल्स को हंट किया जाएगा, है ना। कैन बी हंटेड लिखा हुआ है, समझ पाए? कैन बी हंटेड का मतलब क्या हुआ, है ना, ठीक है। इन जानवरों को हम क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट आइए, यहां पर नेक्स्ट आइएगा, इसके अंदर कौन होते हैं देखना जरा। कॉमन क्रोज यानी कि हमारे सामान्य कोए जो होते हैं, फ्रूट बैट्स, है ना, जो फलों पर लगने वाले चमगादड़ होते हैं वो, रेट्स, मूषक, है ना, चूहे, ये जो होते हैं ना, माइस, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं। तो ये तो बहुत डोमेस्टिक टाइप के एनिमल हो गए आपके, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट शेड्यूल पे, विच इज शेड्यूल नंबर 6 अनुसूची नंबर 6 में हम देखेंगे क्या लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ इट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन इन दी कल्टीवेशन ऑफ a specified plant and restricts its possession, sale and transportation। यानी कि कुछ ऐसे विशिष्ट पौधे जो होते हैं उनकी खेती का रेगुलेशन करना, उनके पोजीशन यानी कब्जे की बात करना, उनके बिक्री की बात करना, सेल्स, और उनके ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की बात करना, ये सब चीजें प्रतिबंधित होती हैं। ये आपकी शेड्यूल नंबर 6 में लिखी है। तो जरा ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे शेड्यूल और इसके अंदर लिखी हुई बात करूं तो पहले नंबर के शेड्यूल में आपके सामने कौन था? पहले नंबर के शेड्यूल में आपके सामने इंडेंजर्ड थे। कौन थे? इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज आ गई आपकी, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके पास जो आई वो कौन आई सेकंड वाले शेड्यूल में, तो ये हाईली प्रोटेक्टेड आती है। कैसी आती है? हाईली प्रोटेक्टेड, ये सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पे बात करें तो हमने कहा शेड्यूल नंबर 3 इज अबाउट नॉट इंडेंजर्ड, नॉट इंडेंजर्ड, ठीक है, ये इतना हो गया, नॉट इंडेंजर्ड, ये तो हो ही गया था। फिर उसके बाद 4 और 3 और 4 जो थे वो दोनों एक जैसे थे। फिर आपने 5 देखा, 5 आपने देखा कि अगर ये आपके डोमेस्टिक आ जाते हैं, मतलब डोमेस्टिक टाइप के होते हैं ये, लेकिन ये कैसे हैं? डोमेस्टिक बट वर्मिन, वर्मिन मतलब स्मॉल वाइल्ड, स्मॉल वाइल्ड पॉइजनस या फिर हार्मफुल एंड हार्मफुल एनिमल। आप समझ पाए? ये हो गए। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे 6th नंबर पे, कौन? 6th नंबर पे अगर हम बात करें तो 6th नंबर पे जो अभी आपने शेड्यूल देखा उसमें आप क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात आ गई, अबाउट क्रॉप्स आ गई। कुछ ऐसी विशिष्ट प्रजाति या कुछ ऐसी एग्रीकल्चर करना, कल्टीवेशन करना किसी चीज का जिसका ट्रांसपोर्टेशन, जिसका पोजेशन, जिसकी बिक्री आपके कब्जे में नहीं होगी, आपके अंडर नहीं होगी, दैट इज प्रोहिबिटेड, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। Both cultivation and trade of specified plant can be carried out with their prior permission of competent authority। यानी कि जो भी आपके पास सक्षम प्राधिकारी होते हैं या गवर्नमेंट जिनको डिक्लेयर कर दे, उनकी यहां पर आपको इनिशियल परमिशन लेना होगी, अनुमति के बाद ही ये काम हो सकेगा। क्लियर? चलिएगा। प्लांट्स प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल नंबर 6 इंक्लूड्स बेंडम्स चार्ड का प्लांट होता है ना, ब्लू वांडा, वांडा बोलते हैं इसको, ऑर्चिड का प्लांट होता है ये, रेड वांडा ये भी ऑर्चिड हो गया आपका। फिर आपके पास एक सुसूरा है, लाप्पा हो जाता है, ये अलग अलग, ये नाम आपने सुने भी नहीं, मैंने भी नहीं सुने, मैं सच बताऊं तो ये एक्ट में पढ़ने में आ रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग प्लांट्स होते हैं। और ऊपर से अगर ये साइंटिफिक नेम आ जाए, जैसे पिचर प्लांट सबने सुना होगा, आई थिंक पिचर प्लांट सबने सुना, लेकिन अगर यही चीज नेफ्थेनेंस खिसियाना अगर आ जाती है, नेपेंथेस खिसियाना अगर आ जाती है तो किसी ने नहीं सुना हुआ, वही बात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, ये किस में आ जाएगा? आपका शेड्यूल नंबर 6 में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके टोटल शेड्यूल कंप्लीट हुए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेड्यूल्स के मामले में इससे ज्यादा और नहीं देखना है। सो अब हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल के बाद क्या आता है? तो हमारे पास आता है बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी बॉडी बनाई गई है, वो कौन कौन सी बॉडी बनाई गई है, तो जरा ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना बन रही है। सबसे पहला देखा हमने, सबसे पहला हमने यहाँ पर देखा, हमारे पास आ रहा है, इसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, NBWF, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। चलिएगा, हमने कहा NBWF serves as an apex body for the review of the wildlife related matters and for the approval of project and around national parks and sanctuaries। आपको, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो होती हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं, उनमें भी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही सारी चीजें होती है, क्योंकि आपने एक्चुअल में नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है तो वो प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई है, उसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी को आप कंजर्व कर रहे हैं, वहीं पर आप ग्रो कर रहे हैं, वहीं पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं किस चीज का? केवल और केवल वाइल्ड लाइफ, केवल और केवल वहां पर जो प्लांट्स है उनको ग्रो करना, फॉरेस्ट है कंजर्व करो, वाइल्ड लाइफ है प्रोटेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, यहाँ आपके पास आता है NBWF सर्व्स, ये पूरी बात मैंने आपको बता दी है। NBWF के बारे में आज के बाद याद रखना, एक बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है भारत में, जो कि ये काम कर रही है, ठीक। चलिएगा, इसके अलावा सर हमारे पास स्टेट का भी एक बोर्ड होता है, जो कि आपका NBWF की जगह अब SBWF बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SBWF। व्हाट इज SBWF? आपने कहा सर स्टेट का बोर्ड। कौन सा बोर्ड? स्टेट का बोर्ड, ओके। चलिएगा, हमने कहा यहां से देखेंगे स्टेट का जो बोर्ड होगा, स्टेट के बोर्ड में चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो इस स्टेट बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। याद रखना, इसमें होगा तो वही सब कुछ जो कि आपने अभी बनाया था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्टेट बोर्ड के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो पूछा जाए तो बता देना वो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। और इस वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कौन सी बॉडी बनाई गई है? तो सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है ये बनाया गया है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये चीज, देखिएगा।
इसमें आप देखेंगे सेंट्रल जू अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ ए टोटल 10 मेंबर्स, इसके अंदर 10 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड मेंबर सेक्रेटरी। ये पूरा एक बोर्ड बनता है। इस बोर्ड के अंदर आपको 10 लोग दिखाई देंगे, 10 मेंबर्स दिखाई देंगे, जो कि कौन कौन होंगे, तो यहाँ पर आपके वो मेंबर्स जो होंगे उसमें चेयरमैन के साथ में मेंबर सेक्रेटरी भी होंगे, तभी जाकर टोटल 10 बनेंगे। इसमें क्या होगा, अथॉरिटी प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू जू, जितने भी जूस वगैरह बनाए जाते हैं उनको रिकॉग्निशन यानी उनको रिकॉग्नाइज करना कि वो जू है ना। एंड इज ऑल्सो टास्क द रेगुलेटिंग एंड जू अक्रॉस द कंट्री, रेगुलेटिंग द जूस अक्रॉस द कंट्री। यानी कि अगर कभी भी आप देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की जब बात की जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर बात करते हैं तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो होती है ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला, इसको हम कहते हैं एक्स सीटू और एक को कहते हैं हम लोग इन सीटू। एक को कहा जाता है एक्स सीटू, दूसरे को कहते हैं हम लोग इन सीटू। अब एक्स सीटू क्या है और इन सीटू क्या है? तो सर जैसा इसका नाम है, एक्स मतलब पराया और इन मतलब अपना। तो एक्स का मतलब कि आपने कहीं पर जो है आपके वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है वहां से उठाया और उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से कहीं और ले जाकर प्रोटेक्ट करने का काम किया है, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू। और ये होता है जू, चिड़ियाघर वगैरह जो होते हैं, जो आपके बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, सेक्रेड गार्डन्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके एक्स सीटू कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर उस स्पीशीज का, उस प्लांट का नेचुरल हैबिटेट नहीं था, ये कहीं और से लाया गया और उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट और ग्रो किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन सीटू की, तो इन सीटू यानी कि किसी भी जीव को, किसी भी प्लांट को, किसी इंडेंजर्ड स्पीशीज को अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना इन सीटू कहलाता है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने नेशनल पार्क पढ़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं जनरली ये इन सीटू की कैटेगरी होती है। यानी कि जहां पर वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जो प्लांट्स वहां पर लगे हुए थे, वहीं पर आपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट डेवलप किया, वहीं पर आपने प्रोहिबिशन स्टार्ट कर दिया, वहीं पर आपने प्रोहिबिटेड एरिया बना दिए ताकि लोगों का इंटरफेरेंस ना हो सके और आप लोग वहां पर आसानी से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हम लोग इंदौर में, और इंदौर से आप इंदौर में अगर आप देखेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत पास में आपको एक जू नजर आता है। इस जू की अगर बात करें तो इसके अंदर बाहर से लाए गए अलग अलग स्पीशीज जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पाइथन भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको अजगर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग शेरों की प्रजाति मिल जाएगी। तो ऐसी यहाँ पर बहुत सारी चीजें, हिरण की कई सारी प्रजाति यहाँ पर मिलने वाली है, टाइगर मिल जाएगा, लायन मिल जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जू जो होता है एक्चुअल में ये एक्स सीटू के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? एक्स सीटू के अंदर। अब एक्स सीटू मतलब एक नया प्लेस तैयार करना, एक नई जगह तैयार करना जहां पर आप वाइल्ड एनिमल और प्लांट को यहाँ पर कंजर्व कर सकें। तो इसके लिए अथॉरिटी जो होगी, जो इसकी परमिशन देने वाली अथॉरिटी होगी, वो आपकी गवर्नमेंट होगी। कौन होगी? गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट कोई भी बॉडी, प्राधिकरण जिसको कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी बन जाएगा ये, ठीक है। चलिएगा, ये क्या करता है? इट लेज डाउन गाइडलाइन एंड प्रिस्क्राइब्स रूल्स अंडर व्हिच एनिमल मे बी ट्रांसफर्ड अमंग जूस नेशनली एंड इंटरनेशनली। जरा समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम लोग जो है नामीबिया से जो हम चीता लेकर आ रहे थे और हमने लाकर उनको पूनो पालनपुर जो है, पालपुर जो है, वहां पर रख दिया। अब अगर मैं चाहता कि उसमें से 2 चीता जो है 2 साल बाद भी अगर 2 चीता इंदौर के चिड़ियाघर में आ जाए तो मजा ही आ जाए, यहाँ पर जो है टूरिज्म बढ़ जाएगा, चीता देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा करना अपने घर की बात नहीं होती है, या ये लोकल बात नहीं है। For this, you have to take the permission from and you have follow the guidelines which is prescribed under rules of this act. समझ में आई? तभी जाकर ये मान्य होगा। सर इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या बनाया गया है? और तो यहाँ पर हम कहेंगे इसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA बनाई गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA बनाई गई। NTCA जो है आप नाम से ही जान पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, ये आपके टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, ठीक है। हमने कहा 2005 में लगभग आई थी। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स, है ना, टाइगर टास्क फोर्स आती है TTF, उसने NTCA की इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, वो 2005 में देखो कहा था स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। टाइगर कंजर्वेशन के मामले को बढ़ाने के लिए
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में डेवलप की गई थी, इतना आप याद रख लेंगे यहां से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ एनटीसीए एंड द स्टेट इन्वायरमेंटल मिनिस्टर इज द वाइस चेयरमैन। चेयरपर्सन समझ पाए। अगर आप बात करें एनटीसीए के चेयरमैन की तो वो कौन हो जाएंगे, तो आपके यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के, वो यहाँ पर चेयरमैन बनेंगे। क्लियर। चलिए याद रखना एनटीसीए के चेयरमैन कौन होते हैं। आगे लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए डिक्लेयर्स एन एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व कितने हैं क्या है, तो आप लोगों को कई बार मैंने हालांकि आप लोगों को यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, बट यस ये क्लासरूम में पढ़ाया हुआ पॉइंट है कि आपके एनटीसीए के द्वारा किसी भी जगह को नेशनल पार्क या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है या उनको वहां से हटाया भी जा सकता है, यानी डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। ये पावर जो होती है वो किसके पास होती है, एनटीसीए के पास होती है। क्या यहां तक ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम सेंट्रल ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो आपका WCCB हो जाएगा। ये आपका जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये आपका बनाया गया है किसके अंतर्गत, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। और ये प्रोवाइड क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन दी कंट्री, यानी कि देश में जो वन्य जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे निपटने के लिए, उनको किसी तरीके से टैकल करने के लिए एक समूह या एक ग्रुप बनाया गया है जो कि मिलकर इन संगठित जो है अपराध जो हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए यहां पर ये बनाया गया है। ठीक है क्या, बोलिए। WCCB देखो दूसरा इजी क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, कभी ज्यादा से ज्यादा हुआ तो शॉर्ट फॉर्म पूछेगा, और अगर डिटेल करना हुई तो इस तरीके की डिटेल आपसे मांग लेगा, वो बोल देगा बताओ कि कब स्टेब्लिश हुआ था, क्या हुआ था। क्वेश्चन आ जाए मान लो कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का, एरिया डिक्लेयर करने का किसकी पावर होती है, नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप पावर में किसको बोल दोगे, एनटीसीए को बोल दोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहां पर इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोटेक्टेड एरिया माने गए हैं, द प्रोटेक्टेड एरिया अंडर दिस एक्ट, यानी अधिनियम के अंतर्गत जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन से हैं या क्या हैं। तो चलिए इनको भी हम लोग यहां से कवर करते हैं। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले यहां देखें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, टोटल कितने हैं आपके पास, 5 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर दिस एक्ट, विच आर, कौन कौन सर, एक सेंचुरी हो जाएगी आपकी, एक आपका नेशनल पार्क हो जाएगा, एक आपका कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा आपका, फिर आपका कम्युनिटी रिजर्व हो जाने वाला है फोर्थ यहाँ पर, और एक आपका हो जाएगा टाइगर रिजर्व। आपके पास टोटल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र जो रखे गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत वो 5 रखे गए हैं। इजी क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि हाउ मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज आर मेंशन्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA, तो आप बताएंगे आंसर 1 2 3 4 5 में से 5 होगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए थोड़ा सा इसको डिटेल करके, बताइए कि इसमें से कौन इंक्लूड नहीं है, इन दैट केस आप लोगों को 4 ऑप्शन जो दिखाई देंगे उसमें से एक इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम अभी अपने WPA के अंतर्गत, ये WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंतर्गत 5 आपके प्रोटेक्टेड एरिया की बात करने यहां जा रहे हैं। चलिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेंचुरीज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, सेंचुरीज। जब सेंचुरीज की बात करते हैं तो सेंचुरी को हिंदी में कहा जाता है अभयारण्य। अब आप लोग इंदौर, मध्य प्रदेश बोलो, आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु कहीं भी रहते हो, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। किसका नाम सुना होगा सर, आपने सेंचुरीज का नाम जरूर सुना होगा। सेंचुरी यानी अभयारण्य। सेंचुरी कैसा प्लेस होगा, तो इज अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज वेयर इंजर्ड, अबंडेंट, abused wildlife is allowed to live in a place in their natural environment without any human intervention। क्या ये समझ पाए, यानी कि कोई घायल जीव है, कोई आपका घर से निकाला गया जीव है, उत्पीड़ित जीव है, या फिर आपका कोई जीव ऐसा है जिसको आप अबंडेंट कह रहे हैं, तो ऐसे जीव को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के अलावा प्रोटेक्ट, मतलब मानवीय हस्तक्षेप नहीं होने देना और किसी एक प्लेस पर उनको पीसफुली रहने देना, आपके जो जगह डिक्लेयर होती है उसको सेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंचुरी। तो सेंचुरी की काइंड ऑफ डेफिनेशन भी यहां दी है और आपको समझाने की कोशिश भी की है कि सेंचुरी क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारी बातें मिलेगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप यहां पर देखें, दे आर नेचुरली अकरिंग एरियाज वेयर इंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोचिंग,
हंटिंग एंड प्रिडेशन। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है कि किसी भी प्रकार से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं क्या, इंडिया में और मेडिकल फील्ड में भी और कई जगह जो है हमें और हमें मेडिकल फील्ड छोड़िए, नॉर्मल लाइफ में भी हमें लेदर की जरूरत है। अब लेदर जो है वो आपका जो चमड़ा जब आएगा वो कहां से आएगा, तो एनिमल की खाल से, है ना। और इंडिया में जो है नॉन वेज जो है वो कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। ये बात थोड़ी बुरी जरूर है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है जो कि गलत भी है, इंडिया में क्या होता है कि जो पशु अब दूध देने लायक नहीं है, जिस पशु की एज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है, जो वृद्ध हो चुका है, जो मुश्किल से 5 साल 7 साल 10 साल जिएगा, लेकिन अब वो आपसे सेवा करवाएगा। अब आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस और सेवा ऑफ दैट एनिमल। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास गाय है, और गाय जो है वो जब उसका जब जन्म हुआ, दैट टाइम हम लोग बड़े खुश हुए कि हमारे घर में बछड़े ने जन्म लिया है ना। बछड़ा आया है, फीमेल बछड़ा है, और वो बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के बाद वो गाय बनी, उसने फिर एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन को जन्म दिया, यानी कि 1 2 3 अलग बेबी को बर्थ दिया, और फिर उसके बाद उसने दूध भी दिया, और आपने उसको केवल फीड किया है क्या, कुछ चारा और पानी। अभी गाय जो है इस तरीके से आगे बढ़ती गई। अब हो ये रहा है कि गाय की एज होगी जिससे हर ह्यूमन बीइंग की, और भगवान ने जो डिसाइड किया है, उस स्थिति में गाय जो है वो ना दूध देने लायक होती है, ना ही वो रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो इस समय गाय केवल डिपेंडेंट पशु बन जाता है, यानी कि गाय को अब आपको केवल और केवल प्रोटेक्ट करना है, आपको केवल उसको संभालना है। इस समय बहुत से लोग जो कि बहुत गलत काम करते हैं, गाय को खुला छोड़ देते हैं, गाय को कोई गाय को जो है किसी आश्रम में जहां पर गौशाला वगैरह होती वहां छोड़ देते हैं। गौशाला का कॉन्सेप्ट आप बताइए ना, गौशाला क्या हमारी, गौशाला और डेयरी में अंतर है या नहीं है। गौशाला में 100 गाय है, और किसी के घर पे हो सकता है कि 100 गाय हो। अब आप इमेजिन करके देखिए, 100 गाय और 100 गाय डेयरी में और 100 गाय गौशाला में। गौशाला वाली गाय केवल और केवल सर्वाइवल मोड पर है, ना वहां पर बर्थ हो रहा है बच्चे का। गाय वहां पर अपंग गाय भी हो सकती है, वहां पर बूढ़ी गाय भी हो सकती है, वहां पर बीमार गाय भी हो सकती है, वहां पर इंजर्ड गाय भी हो सकती है, सब हो सकती है। तो लोग क्या करते हैं पता है, या तो गौशाला में भेज देते हैं या खुले में छोड़ देते हैं। यहां तक तो मानवीयता की सीमा मतलब क्रॉस तो हो चुकी थी, लेकिन और ज्यादा खराब स्थिति यह होती है जब हम या हमारे जैसे लोग ही, जो हिंदू धर्म को भी मानते हैं या किसी भी धर्म को मानते हैं, गाय को स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। इमेजिन करिए कितनी खराब चीज होगी। तो वो वाली स्थिति बनती है ना, उस चीज से निपटने के लिए हमने ये काम किया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे। कि अगर मान लीजिए कोई जीव है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉर एग्जाम्पल कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई जंगली जीव नहीं है, इंदौर की मान लीजिए, चलिए राला मंडल में कोई जंगली जीव नहीं है, वैसे तो है पर कोई नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे शहर में जो जितनी गाय हैं, जो ऐसे ही रोड पर फ्री घूम रही है, जिनका कोई मालिकाना हक नहीं बता रहा है कि ये मेरी गाय है, उनको हम कहां छोड़ सकते थे, राला मंडल में, जहां पर वो खुले स्वतंत्र रूप से विचरण करती, अपना खाना खाती रहती, पानी पीती वगैरह वगैरह। समझ में आई बात। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसलिए बनाई गई थी, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे वो आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज हो, चाहे आपकी किसी प्रकार की स्पीशीज हो, उसकी पोचिंग करना, उसका कोई भी शिकार करना, उसकी हंटिंग करना, उस है ना, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है आपका अभ्यारण्य। ओके, चलिए नेक्स्ट आइएगा आगे। यहां पर अभ्यारण्य में हियर एनिमल आर नॉट ब्रिड मतलब उनको फिर से, और वो उनका मतलब उनसे और ज्यादा व्यावसायिक शोषण वाली बात, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, उनको ब्रीड नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, चलिए। द स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा होगी ना, तभी प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू बी कैप्चर्ड और किल्ड इनसाइड दी सेंचुरीज, एनिमल को यहाँ पर मारना या पकड़ने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है, द पावर इज इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिएगा कैसे करेगी, तो हमने कहा सर बाय नोटिफिकेशन, बाउंड्रीज कैन बी अल्टर्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब कि आपने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है, उसकी बाउंड्री को रिफॉर्म करना है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज टिम्बर हार्वेस्टिंग, यानी कि लकड़ी का काटना, कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट,
and provide private ownership rights and permitted as long as they do not interfere with the animals well-being. Limited human activity is permitted. पूरे लाइसेंस वाला काम होगा. कैसा काम होगा? लाइसेंस वाला. एनिमल ग्रेजिंग मतलब वहां पे चारा चराना है, वहां पर टिम्बर हार्वेस्टिंग करना है, वहां पर कोई छोटे मोटे जैसे महुआ वगैरह होता है, या फिर वहां पर आपने रबर के प्लांट अगर होते, वैसे तो नहीं है, ट्रीज अगर होते तो रबर कलेक्ट करना, बेम्बू कलेक्ट करना, बेम्बू से बनाने वाली चीजें, बांस वगैरह जो बनते हैं तो बेम्बू जो सूख है उनको कलेक्ट करना, ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आपको परमिशन मिली हुई हो. नेक्स्ट, दे आर ओपन टू द जनरल पब्लिक. ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, बट पब्लिक आर नॉट अलाउड अनसॉर्टेड अनएस्कॉर्टेड. अनएस्कॉर्टेड नहीं होना चाहिए. देयर आर रेस्ट्रिक्शंस एज टू हु कैन एंटर and the reside within the limits of the sanctuary. Only public servant, person who own immovable property inside, etc. are allowed. People using the highways which pass through sanctuaries are also allowed inside. 4-5 बातें लिखी है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको यहाँ पर प्राइवेट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी फैमिली रह पाएगी. जिसका पहले से घर उसके अंदर बना हुआ है और वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई है, वो रह सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. अमरकंटक में जो अचान कमार है, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उस एरिया में मेरे एक दोस्त का घर है बना हुआ. गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से बोल रही है कि जगह खाली कर दीजिए आप, बट वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, पैतृक संपत्ति है. गवर्नमेंट या तो फोर्सफुली खाली करवाएगी, अदरवाइज वो वहीं रहने वाले हैं, ये तय है यहाँ. ठीक है. तो और या फिर हाईवे वगैरह निकालना हो तो भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं. बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज आर नॉट जनरली फिक्स्ड एंड डिफाइंड. इनकी जनरली बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती है. Biological and researchers are biologists and researchers are permitted inside so that they can study the area and its habitants. यहाँ पे रहने वाले लोग और उस जगह को पढ़ सके, इसलिए यहाँ पर आपका ये जो है इन लोगों को अलाउड किया जाएगा अंदर जाना. The chief wildlife warden, who is the authority to control, manage and maintain all the sanctuaries, may grant permission to person for entry or residence in the sanctuary for the study of wildlife, scientific research, photography and transaction of any lawful business with person residing inside and tourism. आप समझ गए बात? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, जो कि सारी सेंचुरीज को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, उसको रेगुलेट करता है, he has the power to issue the grant for the living, for the residence, for the photography, for the scientific research, for the lawful business inside the wildlife sanctuaries area. Okay, तो ये था आपका यहाँ पर. और एक और पॉइंट देख लीजिए, सेंचुरीज कैन बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क इफ यू आर डेवलपिंग अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट अटमोस्ट लेवल एंड वहां पे प्रोहिबिशन बहुत अच्छा है, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो रही, वहां पर वाइल्ड लाइफ बढ़ती जा रही है, वो एरिया बहुत अच्छा रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना हुआ है, बहुत अच्छा एरिया है, तो उसको आप नेशनल पार्क तक के लेवल पे डिक्लेयर कर सकते हैं. नेशनल पार्क यहीं से बनते हैं. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लीजिए आप लोग. एग्जांपल देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ एज सेंचुरी अलग से बनाई गई है. रन ऑफ कच्छ में गधों का जो है अभ्यारण्य है यहाँ पर. ठीक है. फिर उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु में बर्ड सेंचुरी है हमारे यहाँ पर. बर्ड सेंचुरी जो सलीम अली के नाम से ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी मिलती है. ठीक है. फिर दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है कर्नाटका में. तो ये आपके पास कुछ यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. तो अभी मैंने आपको यहाँ पर टोटल जो आपके 5 टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया थे, उसमें से एक को अच्छे से समझाया है. इसके बाद नेशनल पार्क, जू और जो आपके कंजर्व्ड रिसर्च वगैरह जो हैं, उनको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कवर करने वाले हैं. क्लियर है ये बात? तो ये टोटल आपका 5 अलग अलग चीजों से मिलकर ये वाइल्ड लाइफ पूरा बनने वाला है, या इसके अंतर्गत जो स्पीशीज को सेव करने के लिए आपने बॉडी बनाई है, वो टोटल 5 बॉडी बनाई है. उनको पांचों को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है. बेसिक बात है, लेकिन ये आपके नॉर्मल जो आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट होता है, या ये कहिए कि कहीं पर भी जीके वाला पार्ट होता है, उसमें भी ये शामिल होता है. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूज वगैरह जो जू बनाए जो जाते हैं, वो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही बनाए जाते हैं. क्लियर है? चलिएगा. तो कल उनको कवर करने वाले हैं और इनके सेक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए थैंक यू सो मच. जी, नोट्स कैसे बनाएं? देखो, नोट्स ऐसे बनाना है. कल मैं आपको जो इसका एक्ट पढ़ाने वाला हूं, तब आप क्लास में आइएगा और एक बार सेम क्वेश्चन बोलिएगा. मैं आपको वहीं की वहीं बोल दूंगा नोट्स कैसे बनाते. और मैं आपको एक और बात आज बताया हूं, आपने क्लास शायद लेट ज्वाइन की होगी. नोट्स ऐसे बनाते हैं. ये देखिए, मैंने जो 6 सेक्शन यहाँ पर बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे इसके अंतर्गत, वो सारे सेक्शन यहाँ पर लिख दिए हैं. और पूरा सेक्शन जब आप मेरे साथ क्लास में डिटेल में पढ़ रहे हो, तो आपको सब कुछ पता है. नाउ यू जस्ट हैव टू
मेंशन द की पॉइंट्स इन योर नोट्स। ये देखो 6 सेक्शन थे, डिटेलिंग थी, मैंने केवल इतने से में लिखा हुआ है इनको। और अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो और भी, जैसे हिमालयन जो आपके यहाँ पर स्नो लेपर्ड होते हैं, हिमालयन बियर होते हैं, जो आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी के होते हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा सर कौन हो जाएंगे, ब्लैक बग कौन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 2-3 नाम लिख लो। यहाँ पर डोमेस्टिक वाला जो लिखा है इसमें आपके चूहे, आपके जो मूषक होते हैं वो, फिर आपके जो आपके कोए वगैरह जो होते हैं, नॉर्मल जो जनरल क्रोज वगैरह होते हैं, वो यहाँ लिख दिया। क्रॉप के बारे में स्पेशल क्रॉप है, कोई बात ही नहीं है, तो अबाउट क्रॉप लिखा, स्पेशल क्रॉप लिख दो। ऐसी शॉर्ट नोट बनेंगे। कल आप मेरे को और बता देना तो मैं आपको उसका और डिटेलिंग कर दूंगा, ताकि आपको मेन कंटेंट का भी शॉर्ट नोट बनाना मिल जाए। ठीक है, और शॉर्ट में बना के रखेंगे, पूरा डिटेल नहीं। ठीक है, चलिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।